सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर वी प्रवीण राव विंस डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। तो यहाँ पर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वी प्रवीण राव, इन्होंने यहाँ पर 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जीता है, जो कि 2017 से 2019 का है। मतलब ये जो अवार्ड है वो हर 2 साल में दिया जाता है। तो ये जो रीसेंट अवार्ड है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, वो दिया गया है डॉक्टर वी प्रवीण राव को, जो कि वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कौन सा पुरस्कार है, तो ये 7वां है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी जो 2017-19 का डॉक्टर वी प्रवीण राव को एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है वो कौन से नंबर का अवार्ड है, तो ये 7th नंबर का अवार्ड है। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में रिसेंट में 2017-19 का एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये वीसी डॉक्टर वी प्रवीण राव को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी आगे और भी क्वेश्चन है वो भी जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये हर 2 साल में ये जो अवार्ड है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। और आपको बता दें इस अवार्ड को जो प्रेजेंट करता है वो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉय एसोसिएशन। इसको हम RICAREA के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर नूजीवीडू सीड लिमिटेड है, जो कि बहुत बड़ी 40 साल पुरानी लिमिटेड है। ये दोनों मिलकर इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड कितने साल में दिया जाता है, तो हर 2 साल में ये अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इस अवार्ड में मिलता क्या है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का, जो कि इंडियन रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज, उसके साथ साथ यहाँ पर साइटेशन दिया जाता है। और आपको बता दें प्रेजेंट में जो डॉक्टर प्रवीण राव हैं वो हैंडल कर रहे हैं लगभग 13 रिसर्च और 6 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, जो कि किस पर बेस हैं, माइक्रो इरिगेशन पर बेस हैं, जो कि 3 देशों में है, इंडिया, इजराइल और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको कितना कैश प्राइज दिया जाता है, तो 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर कैश प्राइज निर्धारित किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कि दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 2004 इन ऑनर ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो आपको याद रखना है 2004 में ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। और आपको बता दें कि ये एक ओनर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है एम एस स्वामीनाथन के बारे में, कुछ लाइन आपको बतानी है कि वो कौन है, किस फील्ड में काम किया है और वो क्यों जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ जल्दी से आप कमेंट करिए, हमने कई वीडियो आपको बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डॉक्टर वी प्रवीण राव यहाँ पर तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ CIIA के मेंबर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो पहला एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया था 2004-05 का, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 2004 में स्टार्ट हुआ था, तो जो पहला अवार्ड बनेगा वो बनेगा 2004 से लेकर 2005 का, जो दिया गया था लीडिंग पोल्ट्री साइंटिस्ट डॉक्टर गेंदा लाल जैन को, जो कि 27 अक्टूबर 2005 को दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पहला एम एस स्वामीनाथन अवार्ड कब दिया गया और किसको दिया गया, किस ईयर में दिया गया। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। डॉक्टर गेंदालाल जैन को दिया गया 2004-05 में दिया गया और 27 अक्टूबर 2005 को फाइनली ये दिया गया 2004-05 के लिए। ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट हमारे तैयार हो गए, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनेगा कि ICAR यूनिवर्सिटी की जो रैंक लिस्ट है, ठीक है, 2020 की वो रिलीज की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉप 20 लिस्ट की हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली रैंक जिसको मिली है वो है ICAR का NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक से नवाजा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन सकता है और ये पूछा जा सकता है कि 2020 में ICAR यूनिवर्सिटी रैंक के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें या इंस्टीट्यूट की बात करें तो कौन सा पहले स्थान पर आया है, तो वो है ICAR का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है ICAR का
IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, और थर्ड नंबर पे है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI जो कि इज्जत नगर में है, और फोर्थ पर है GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है। इस तरीके से पांचवें नंबर पर यहाँ पर लुधियाना है। तो सारा कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आपकी टॉप 20 की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी जो आपको पता होना चाहिए। 2020 का ये डेटा है, 2021 का आएगा आपका नेक्स्ट ईयर में, जो कि आपको बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपनी सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि घर बैठे सभी एग्रीकल्चरल स्टूडेंट को एग्रीकल्चर में क्या क्या नई अपडेट हो रही हैं, क्या क्या करंट अफेयर हैं, उससे रूबरू हो सकें और आने वाले एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो 3 डे विशाखा ऑर्गेनिक मेला 2021 हेल्ड इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में विशाखा ऑर्गेनिक मेला ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 3 दिवसीय था, 3 दिन चला। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो विशाखा ऑर्गेनिक मेला है वो 2021 में किस डेट को चला। तो आपको याद रखना है 3, 4 एंड 5 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 दिसंबर को ये 3 दिवसीय ऑर्गेनिक मेला ऑर्गेनाइज किया गया। और आपको याद रखना है कि जो नाबार्ड के चेयरमैन है प्रेजेंट में, गोविंदा राजू चिंताला, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है इस 3 दिवसीय विशाखा ऑर्गेनिक मेला का। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है MVP कॉलोनी के राजा ग्राउंड में, ठीक है। AS राजा ग्राउंड उसको जाना जाता है, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं अक्रॉस दी स्टेट इस मेले में आए और उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और आपको ये बता दें कि 100 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए अवेयरनेस यहाँ पे की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो जो फाइनल डे था, मतलब 5 ऑफ दिसंबर को यहाँ पर जब अवार्ड दिए गए, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर हैं, NGOs हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रमोशन के लिए काम किया है, उसको प्रमोट किया है, उसके लिए यहाँ पर उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। और आपको बता दें कि जो विशाखा ऑर्गेनिक मेला है ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर गौ आधारित प्रकृति व्यवसाय दारुला संगम की, ठीक है, ये एक आपकी संगम है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस मेले के रिगार्डिंग कि ये सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे, मतलब मॉर्निंग 9 AM से नाइट के 10 PM तक ये खुला रहा था, ठीक है। ये मेला का यहाँ पर ये रूटीन था, ये टाइमिंग थी, और हमने आपको डेट बताई है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर हुआ, कितने दिन का था, इस मेले का नाम क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया ये भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। No record of farmers' death due to protest, so no financial assistance. Government tell Parliament. तो यहाँ पर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जो कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला है कि नो रिकॉर्ड ऑफ फार्मर्स डेथ ड्यू टू प्रोटेस्ट, सो नो फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पर किसानों की मांग थी कि जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, एग्रीकल्चर लॉ आए थे उनके विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, उनकी फैमिली को राहत दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो किसान मृतक हुए, ठीक है, जो किसान मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए ऑफिशियली। इन सारी मांगों को सरकार ने ठुकरा दिया है और उनका कहना है कि हमारे पास ऐसे किसी फार्मर का रिकॉर्ड नहीं है जिसकी डेथ हुई है प्रोटेस्ट में, इसीलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का मतलब ही नहीं बनता है, कोई आधार नहीं बनता है और कोई प्रश्न नहीं उठता है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। ये बात कही है सरकार ने पार्लियामेंट में।
आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि ये जो 1 साल का जो प्रोटेस्ट चला है फार्मर्स का, इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर फार्मर मरा हो और उसकी डिटेल सरकार के पास हो, इसीलिए उनको कंपनसेशन या कोई मुआवजा देने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में वेडनेसडे को, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे। आगे अगर हम बात करेंगे तो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ नो रिकॉर्ड इन द मैटर एंड हैज़ द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है, इसी कारण कोई क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता है इसके ऊपर कि उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट में बोला गया था, जो मांग थी किसानों की, जो किसान मोर्चा है उसकी, कि जितने भी किसान मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए और फैमिली को सपोर्ट किया जाए सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा सरकार करने के मूड में नहीं है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें बता दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसेंट में, क्योंकि आपको हमने बताया ऑर्डिनेंस कब आए, उसके बाद जो दोनों बिल थे वो कब पास हुए, फिर तीसरा बिल कब पास हुआ। फाइनली जो तीनों बिल रिपील का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन किया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। उन्होंने यहाँ पर राष्ट्र को संबोधन करते हुए सुबह सुबह 19 नवंबर को फार्म लॉ रिपील करने का जो अनाउंसमेंट है, घोषणा थी, वो की थी। और फाइनली 29 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर को पार्लियामेंट में ये जो तीनों बिल हैं उनको वापस लिया गया, उनकी सारी कार्रवाई की गई। तो कह सकते हैं कि दो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा सकता है कि अनाउंसमेंट कब किया गया, तो 19 नवंबर को, और फाइनली पार्लियामेंट में ये बिल कब पास हुए रद्द होने के लिए, तो वो हुए 29 नवंबर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको पता रखना है। अब जल्दी से कमेंट करना है कि जो बिल थे लोकसभा और राज्यसभा से कब पास किए गए थे, ये आपको बताना है। हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया, तो जल्दी से कमेंट करो कि जो बिल थे, तीनों बिल थे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से किस किस डेट में फाइनली पास हुए थे। ये आपको जल्दी से कमेंट में डालना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपको जो पहले पढ़ाया गया है उसकी नॉलेज है या नहीं। आगे बात करेंगे तो कन्नूर टू बिकम फर्स्ट पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो यहाँ पर केरला का जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का ऐसा पहला स्टेट बनने वाला है जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भारत का अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके चलेंगे तो केरला का कन्नूर ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा कुछ टाइम बाद जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा पूरे भारत का। अब ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज ऑफ लोकल गवर्नमेंट कन्फ्रंट व्हेन इट कम टू वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द डिस्पोजल ऑफ स्लॉटर हाउस एंड पोल्ट्री वेस्ट। तो जितने भी स्लॉटर हाउस हैं जहाँ पर मांस काटा जाता है, ठीक है, जितना भी पशु हैं जिनको बोल सकते हैं हम लोग आगे फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिनका मीट हम यूज़ करते हैं, जो जहाँ काटा जाता है उसको हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं। और पोल्ट्री वेस्ट जहाँ पर नॉर्मली आप देखते होगे जो शॉप होती है जहाँ पर आप नॉर्मली चिकन खरीदते हो या फिर कोई भी पोल्ट्री का जो मीट है किसी भी रूप में आप खरीदते हो, उसका जो वेस्ट होता है, उन दोनों वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि इस वेस्ट को डिस्पोजल करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो केरला है उसका जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम किया है इस वेस्ट को डिस्पोज करने का, और यही कारण है कि बहुत जल्दी जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर बात आती है तो कन्नूर ने काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सर्वाइव किया है, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के रिसर्च के बाद, वर्क के बाद, यहाँ पर अब कन्नूर डिस्ट्रिक्ट इस रास्ते पर है कि बहुत जल्दी उसको पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट का जो बोल सकते हो ताज है वो पहनने को मिलेगा। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला आपका हरिथा केरलम मिशन जो कि HKM के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका सुचित्वा मिशन, और उसके साथ साथ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन तीनों ने मिलकर यहाँ पर रेंडरिंग प्लांट का निर्माण किया है, ठीक है। रेंडरिंग प्लांट क्या करेंगे कि उस वेस्ट को एक ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट में तैयार करेंगे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो नदियों के किनारे या फिर कहीं तालाब के किनारे या फिर जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर डाल के हम दूषित करते थे एनवायरनमेंट को एज वेल एज सॉइल को और पानी को, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचाव होगा, उससे बीमारियाँ कम पैदा होंगी, हम ये बोल सकते हैं।
और इससे होगा क्या कि जो केरला स्टेट है वो साफ सुथरा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एक डिस्ट्रिक्ट है फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरीके से जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल करके हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले समय में जो बीमारियां फैल रही हैं उसको कम कर पाएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सोर्स होता है बीमारियों के फैलने का। तो इस पे यहाँ पर काम किया गया है और बहुत जल्दी जितना भी पोल्ट्री वेस्ट है या फिर स्लॉटर हाउस वेस्ट है उसको डिस्पोजल किया जाएगा 100%, ठीक है, जो कि अभी करने वाला है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि केरला स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जनवरी 2022 तक की जा सकती है, मतलब 2022 जनवरी में ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है केरला का कन्नूर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए सभी को सोचने की रिक्वायरमेंट है कि जितना भी जो वेस्ट है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मीट का जो कंजप्शन है वो कितना ज़्यादा है हमारे भारत में, और ख़ासकर जो कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे बसे स्टेट हैं, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हो जितना भी आपका मीट है, चिकन है, मटन है या फिश है, उनका कंजप्शन होता है। तो जो वेस्ट निकलता है उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया गया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी वर्क किया है और ऐसे प्लांट बनाए हैं जिनको हम रेंडरिंग प्लांट बोल सकते हैं, जिसके तहत जितना भी आपका वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं हर मामले में इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू साइन किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फ्लिपकार्ट के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। किस योजना के लिए? तो वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है ये हेल्प करेगा लोकल बिजनेस के एम्पावरमेंट में, उनको सशक्तिकरण मिलेगा और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं SHG जो कि ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं उनको यहाँ पर बोल सकते हो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने की जो जद्दोजहद है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी इस एमओयू के आने से, ये यहाँ पर बोला गया है। और आपको बता दें कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हैं उसको स्ट्रेंथ और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और खासकर जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं जो छोटा मोटा काम करती हैं, जो संसाधन तैयार कर रही हैं, आगे छोटा बिजनेस चालू कर रही हैं या एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है इस एमओयू के आने से। और आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, तो इसको कहीं ना कहीं और बोल सकते हैं ऊंचाइयां मिलेंगी और इसको उड़ान मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एमओयू के आने से जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं या फिर जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे जो काम धंधे हैं जिससे रोजी रोटी लोगों की आ रही है, और कहीं ना कहीं भारत की GDP में कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है, उनकी भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं हाथ है उसको आगे ले जाने में, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस एमओयू के आने से। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट CEO कौन है। अब बात करेंगे सेंटर टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टिल 2022। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मार्च 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि फेज़ 1 में 35 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे जो कुपोषण है, जो माल न्यूट्रिशन है वो कम हो सके, और जो हंगर की प्रॉब्लम है, जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं, उनकी जो रेशियो है वो कम किया जा सके। इसके लिए 3 फेज़ में जो फोर्टिफाइड राइस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे खासकर जो गरीब जनता है, जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना मुश्किल से नसीब होता है डेली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार हेल्प करने के मूड में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 फेज़ में जो ये राइस है जिसको फोर्टिफाइड राइस बोला जाता है, और हमने आपको कई बार बताया है कि राइस के न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो बोल सकते हो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाता है, उनकी मात्रा को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि बोल सकते हो जो कुपोषण है, ठीक है, उसको भगाया जा सके भारत से, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके ताकि उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर कर पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कुपोषण के कारण जो हेल्थ का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और कहीं ना कहीं वो बीमारियों को आमंत्रित करता है। उसको रोकने के लिए ही ये जो बोल सकते हो कदम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। पहले फेज़ में
35 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस मार्च 2022 तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड फेज में मार्च 2023 तक 175 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को। और थर्ड पे बात करेंगे तो फेज थर्ड में मार्च 2024 तक 375 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है इसमें 3 बॉडी जुड़ी हुई हैं, हम बोल सकते हैं 3 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, उसके तहत इसको आगे ले जाने का कार्य स्टार्ट किया है। वो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका PM पोषण स्कीम। इन दोनों स्कीम के तहत इन तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर 2024 तक 375 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस हमारे लोगों के लिए, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जो मुहिम है वो स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालन्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में, उसको भगाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कितना इफेक्टिव होता है, लेकिन अभी तक आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने फेज़ में किया जाएगा और कितने लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस स्कीम के तहत ये किया जाएगा, और कौन कौन सी बॉडी हैं जो आपस में पार्टनरशिप में या मिलकर इस मुहिम को आगे ले जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे शेयर ऑफ स्टेट इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो शेयर है वो किस स्टेट का ज़्यादा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं जाननी है, 4 से 5 पॉइंट आपको जानने हैं इस स्लाइड से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला आपको याद रखना है कि जो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये एक भारत की वॉलंटरी स्कीम है। इसके तहत 3 प्रीमियम आते हैं जो किसानों को पे करने होते हैं। पहला प्रीमियम है खरीफ क्रॉप के लिए, जो कि 2% का होता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% मतलब 1.5% का होता है, और जितनी भी कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं उसके लिए 5% का यहाँ पर प्रीमियम पे करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और IBPS AFO में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रबी क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर खरीफ क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तीनों परसेंटेज याद रखनी है। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बेडेड प्रीमियम मतलब जो वहन है कितना परसेंट करती है, तो 50-50 के रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस योजना के तहत जितना भी खर्चा है, ठीक है, या फिर जितना भी बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट है, वो वहन किया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50-50 के रेशियो में। लेकिन अगर नॉर्दर्न स्टेट की बात करेंगे, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ पर ये रेशियो हो जाता है 90-10, 90 सेंट्रल 10 स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट जो कि आपको जल्दी कमेंट करना है कि PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस डेट को लॉन्च हुई थी, ये आपको जल्दी से बताना। हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कब लॉन्च की गई थी, कब आई थी किसानों के लिए उनकी फसल का बीमा करने के लिए। जल्दी से कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो यही उसी स्लाइड का सेकंड पार्ट है, जिसपे हम बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर किस स्टेट का है। तो ये 2020-21 की लिस्ट है, यहाँ पर स्टेट है, ये टोटल स्टेट सब्सिडी है। यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट है किसानों का वो कहाँ पर किस स्टेट में किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किया गया है 2020-21 में महाराष्ट्र, जो कि आपका है 3008, ठीक है, और ये करोड़ में है, ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर है राजस्थान, जो कि आपका है 2822 मतलब 2822, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा महाराष्ट्र और सेकंड पे हो जाएगा राजस्थान, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान टॉप पर था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र टॉप पर है और राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है।
अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 2020-21। तो अब ये बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के लिए किसानों को, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया या कितना पैसा रिलीज किया गया। और ये दो स्कीमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले जाती हैं, कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग डेडिकेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको PKVY के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको MOVCDNER के नाम से जाना जाता है, जो कि 2015-16 से चल रही हैं। एग्जैक्ट अगर आपसे कोई ईयर पूछ ले तो 2015 आपको बतानी है। ये दोनों स्कीमें 2015 में स्टार्ट हुई थी और इनका उद्देश्य क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और जितनी भी इनऑर्गेनिक फार्मिंग है और केमिकल का यूज़ है उसको कम करना, इस दोनों योजनाओं का उद्देश्य था। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जितनी भी स्कीम है जहाँ पर फार्मर को एनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करे, जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करे, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करे, जिससे होगा क्या कि जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ नुकसान नहीं होंगे उसको यूज़ करने से, कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं उसको आगे ले जाया गया है इन दोनों स्कीम के तहत। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो PKVY स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके तहत 31,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर पर 3 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। मतलब 3 साल के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 31,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज ए सब्सिडी अंडर PKVY स्कीम। और अगर हम बात करेंगे MOVCDNER मतलब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसके तहत यहाँ पर बोल सकते हैं हम 32,500 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब है कि 3 साल के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 32,500 रुपये यहाँ पर एज ए सब्सिडी दी जाती है, ताकि आप ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीद सकें और अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो उसको और आगे ले जा सकें और उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ये रिकॉर्ड है 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का, जहाँ पर PKVY स्कीम के तहत कितना रिलीज़ किया गया पैसा लोगों के लिए, और दूसरा है MOVCDNER स्कीम के तहत कितना पैसा रिलीज़ किया गया। तो 2018-19 में यहाँ पर 329.46, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हो करोड़ में पैसा दिया गया है। उसके साथ साथ MOVCDNER स्कीम के तहत 174.7 करोड़, और 2021-20 की बात करेंगे तो ये आपका है 381.05 करोड़, और उसके साथ साथ यहाँ पर MOVCDNER स्कीम के तहत 137.17 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है अब तक इन स्कीम को आगे ले जाने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपके नाबार्ड और बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च महिला मित्र प्लस स्कीम। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने एक महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक स्कीम लॉन्च की है, जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण करेगी, उनको एम्पावर करेगी, उनको हेल्प करेगी। यहाँ पर इस स्कीम को नाम दिया गया है महिला मित्र प्लस, ठीक है, जो कि एक क्यूरेटेड सेट फीचर्स है जो कि वुमेन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसको इजी बनाएंगी। ये यहाँ पर ये एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बोल सकते हो कि इस स्कीम के तहत, ठीक है, हाउसिंग लोन क्या होता है, क्या इंटरेस्ट रेट होते हैं, कहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट देना है, कब देना है, और उसके साथ साथ क्या प्रोसेसिंग फ़ी होती है, और फी वेवर स्कीम क्या होती है होम लोन के लिए, कम्प्लीमेंट्री और कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस कवर क्या होते हैं। पहले सारी चीज़ें महिलाओं को बताई जाएंगी और फिर काफ़ी इजी वे में उनसे इस चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है, उनको एम्पावर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में
फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो वो है महिला मित्र प्लस स्कीम। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महिला मित्र प्लस स्कीम जो कि महिलाओं के लिए है, किस बैंक ने इम्प्लीमेंट की है, लॉन्च की है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण उनका करने की, उनको एम्पावर करने की एक जो बोल सकते हो इनिशिएटिव लिया गया है, वो फेडरल बैंक ने लिया है। सेकंड बात करेंगे तो पीएनबी लॉन्च्ड पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जो कि एक मॉड्यूल टूल है जिसको हम पीएनबी प्राइड CRMD के नाम से जान सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। जो किसके लिए है, जो डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉई हैं, जो कहीं ना कहीं विकलांगता का शिकार हैं या अंधेपन का शिकार है, उनके लिए यहाँ पर किया जा रहा है और उनके लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट यहाँ पर बोल सकते हो फॉलो अप करेंगे। और ये जो मॉड्यूल है इसको बिल्ड किया है टॉकबैक सॉफ्टवेयर ने, जो कि अलाउ करता है विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको दिखता नहीं है, जो दृष्टिहीनता के शिकार हैं, उनको यहाँ पर ये एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि वो फ्रीली बिना देखे अपने कस्टमर से केवल एक टैप करके, ठीक है आप लिखा ना टैप करके, मतलब उनको केवल स्क्रीन टच करनी होगी और अपने कस्टमर से बात कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और देन उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी बोल सकते हो डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉय हैं उनको आगे ले जाने की बात की गई है और उनकी प्रतिभा को और निखारने की बात यहाँ पर की गई है पीएनबी बैंक के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि हर कोई इंसान है, उसको जीने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन अगर बोल सकते हो नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम उस इंसान के साथ है तो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करते हुए पीएनबी बैंक ने उनकी प्रतिभा को आगे ले जाने का जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है, उनकी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। यहाँ पर बात कर सकते हैं तो उन्होंने पीएनबी वॉरियर के रूप में उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और ये जो प्राइड पीएनबी प्राइड मॉड्यूल है जो कि CRMD मॉड्यूल है, इसके तहत अब जितने भी लोग हैं जिनको दिखता नहीं है और जो एम्प्लॉय हैं या फिर, तो यहाँ पर है यूपी अप्रूव्स आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने एक किसानों के लिए स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो योजना है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव की है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस योजना की तो इसको इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे बात करेंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत 1475 FPO तैयार किए जाएंगे और वो अलग अलग ब्लॉक से होंगे। आने वाले 3 सालों में इनको बनाया जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की जा रही है जो कि 3% पर एनम का रहने वाला है। जो भी किसान यहाँ पर लोन लेंगे इस योजना के अंतर्गत उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर वो टाइमली उस लोन को चुकाएंगे, उसका पेमेंट करेंगे तो। और आपको बता दें कि ये रहेगा आपका मैक्सिमम 2 करोड़ तक का जो लोन है उस पर 3% का सबवेंशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसको जो फंड प्रोवाइड करेगी वो करेगी एक आपको पता होगा, हमने कई बार आपको बताया, एक फंड है AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत इस योजना को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, फंड प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस योजना के बारे में। अब आपको बता दें इसमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। पहला आपको याद रखना है कि किस राज्य में लॉन्च की है, तो उत्तर प्रदेश में की गई है। नाम क्या है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि इसका बजट कितना है, तो अभी इसका जो बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया है 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ रुपए का बजट है और इसका एम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, या ये बोल सकते हो कि फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना ही इस योजना को लाने का उद्देश्य है जो कि यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस करंट अफेयर्स। आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक्सटेंडेड टिल 2024। तो यहाँ पर
प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण के लिए है उसको एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। तो यहाँ पर ये 8 दिसंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फाइनली इस योजना के एक्सटेंशन के लिए। और आपको ये भी बता दें कि मार्च 2021 तक जो आवास बनाए गए हैं उसमें जो रिमेनिंग पेंडिंग जो फंड है उसको ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे लगभग 155.75 लाख हाउसेस बन जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि मार्च 2024 तक, ठीक है, ये जो आपके 155.75 लाख हाउस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ जो टोटल हमारा टारगेट है 2.95 करोड़ हाउस बनाने का अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, तो वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा, उनको पक्का हाउस यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक उद्देश्य है जो कि आप जानते होंगे, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के पास अपना घर हो, अपनी छत हो सोने के लिए। उसी उद्देश्य को यहाँ पर पूरा करने के लिए इस योजना को 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो सेकंड एडिशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज लॉन्च। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। ये किसने किया था? तो ये किया है एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज। ये किया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने। और आपको बता दें ये सेलिब्रेट किया है नेशनल मिल्क डे आनंद गुजरात में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो पहला आपका स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज था वो लॉन्च किया गया था पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को, और ये अब किया गया है सेकंड एडिशन, ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक और बात बता दें कि जो सेकंड एडिशन है इसको इस बार लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री परषोत्तम रूपाला जी ने। और यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में 6 प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करना और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर 6 प्रॉब्लम कौन सी हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है, पहली प्रॉब्लम है, इसमें टोटल 6 प्रॉब्लम है जिनके बारे में जिक्र किया गया है। पहला है प्रॉपर स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ सीमन डोसेज। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी टेक्नोलॉजी। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ हीट डिटेक्शन किट, ये सारा एनिमल से रिलेटेड है, कैटल से रिलेटेड है। फोर्थ वन है डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट फॉर डेयरी एनिमल्स। फिफ्थ वन है इम्प्रूवमेंट इन मिल्क सप्लाई चेन। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट कूलिंग एंड मिल्क प्रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये सारे आपके 6 प्रॉब्लम हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए ही ये सेकंड जो चैलेंज है 2.0 लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें इस चैलेंज को जो जीतेगा उसको 10 लाख रुपीस का यहाँ पर इनाम मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा। और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको यहाँ पर 7 लाख रुपीस का यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये करंट अफेयर रह सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 इफ्को रैंक फर्स्ट। तो यहाँ पर एक WCM रिपोर्ट जारी की गई है 2021 की, उसके अंतर्गत यहाँ पर 300 कोऑपरेटिव वर्ल्ड में है, जिसमें से इफ्को ने, जो कि भारत की एक लिमिटेड कॉरपोरेशन है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको पहला रैंक मिला है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इफ्को ने। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर भारत का नाम हुआ है। और एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको जानना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो टॉप 300 कोऑपरेटिव हैं उसमें इफ्को ने पहली रैंक हासिल की है। और ये रैंक बनाई गई थी बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर द GDP पर कैपिटा। तो जितना भी टर्नओवर उनका आ रहा है उसको GDP पर कैपिटा से डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो रैंक निकलती है वो इफ्को की सबसे ज़्यादा निकलती है। टॉप 300 कोऑपरेटिव की निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इफ्को ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस बार GDP को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारे नेशन की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में, और GDP में काफ़ी बड़ा हिस्सा हो गया है अगर हम इफ्को की बात करेंगे तो।
आपको याद रखना है कि 2021 का जो एडिशन है वो 10वां एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट है। ठीक है, अभी तक 9 रिपोर्ट आ चुकी हैं। ये जो रिपोर्ट थी वो आपकी आई है 10वीं, ठीक है, 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट विद होल्डिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम 2002 एडिशन। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि 2020 में भी इसको पहला रैंक मिला था, 2021 में 10वें एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में भी इसको पहला रैंक मिला है। और एक और चीज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये तो हो गया आपका एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको ये पता होगा कि इफ्को ने यहाँ पर 60वीं पोजीशन हासिल की है। किस में, ये भी आपको बता देते हैं। तो टर्नओवर की अगर हम बात करेंगे मामले में या ओवरऑल टर्नओवर के मामले में इफ्को ने अब 60वीं रैंक हासिल की है भारत में। और आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले साल 65th पोजीशन यहाँ पर आई थी और अब आई है 60 पोजीशन। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है इफ्को ने। अगर ओवरऑल टर्नओवर की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर ओवरऑल टर्नओवर के मामले में 60वीं रैंक यहाँ पर इफ्को की आई है। और अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार जो इफ्को की रैंक है वो है पहली, जो कि 300 टॉप कोऑपरेटिव में निकाली गई थी। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMKSY फॉर 2021-26। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री की एक योजना थी जो कि आप बहुत अच्छी और भली भांति जानते होंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको अब 2021 से 2026 के लिए आगे अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपका CCEA है उसने यहाँ पर अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 से 26 के लिए, जिसका जो टोटल आउटले है, जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 93,068 करोड़ रुपए। और यहाँ पर CCEA ने एक और यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि सेंट्रल सपोर्ट करेगा 37,454 करोड़, 37,454 करोड़ रुपए स्टेट को और 20,434.56 करोड़ यहाँ पर जितने भी आपके अभी ऋण, ठीक है, जो बकाया है, जो लोन लोगों ने लिए हैं, जो बकाया है, उसके लिए भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जितने भी इरिगेशन डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके। क्योंकि आपको पता है 2016 से लेकर 2021 तक जो पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जो रुके हुए हैं या बोल सकते हो जिनका पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या बजट नहीं आया, उसके लिए भी यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं ताकि इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ 2021 से लेकर 26 तक का भी यहाँ पर बोल सकते हैं प्लान तैयार हो चुका है, जिसके लिए लगभग 93,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ये भी आपको याद रखना है। और आगे बात करेंगे तो आप जानते हो एक इरिगेशन का एक बेनिफिट प्रोग्राम है जिसको AIBP बोलते हैं, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। हर खेत को पानी और वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट, इन सभी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा 2021 से लेकर 26 तक। और आपको बता दें इस योजना के बढ़ने से, मतलब 2021 से 26 तक जो बढ़ाई गई है, इससे लगभग 22 लाख फार्मर्स को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको ये बता दें कि जिसमें से 2 लाख फार्मर जो होंगे वो SC और 2 लाख फार्मर होंगे वो ST कैटेगरी के होंगे, जो पूरे भारत के किसानों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो BJP MP वरुण गांधी सबमिट प्राइवेट मेंबर बिल फॉर लीगल गारंटी ऑफ MSP। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लीगल गारंटी प्रोवाइड करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है बीजेपी के जो MP हैं मिस्टर वरुण गांधी जी के द्वारा। वो चाहते हैं कि MSP को लीगलाइज किया जाए, किसानों को अधिकार दिया जाए कि जो MSP सरकार घोषित करती है उससे कम पर वो अपनी फसल को कभी नहीं बेचें। ये यहाँ पर लीगल करने की बात की गई है वरुण गांधी जी के द्वारा। तो उनकी जो डिमांड है वो सेम है। और यहाँ पर आपको बता दें कि वरुण गांधी कंटिन्यू किसानों के हित में बात करते रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए जो सबमिट किया है उन्होंने पार्लियामेंट में, जिसका टोटल जो फाइनेंशियल आउटले होगा वो होगा ₹1 लाख करोड़। मतलब साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा लग सकता है सरकार का, अगर वो MSP के अकॉर्डिंग चलती है, MSP को लीगलाइज करती है तो।
और आपको बता दें इसका जो बिल का टाइटल रखा गया है वो रखा गया था फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन एमएसपी फॉर रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021। तो ये इसका नाम रखा गया है और इसके तहत इसका उद्देश्य रखा गया है कि लीगली गारंटीड प्रोवाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की 22 क्रॉप पे, क्योंकि अभी जो भारत सरकार है वो 22 क्रॉप पर एमएसपी घोषित करती है लेकिन एमएसपी पे खरीदती नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस पे ख़रीदा भी जाए, किसानों का जो क्रॉप है उनको ज़्यादा दाम मिले, उनको प्रॉफिट हो, तो किसानों की जो आय है वो बढ़े। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो बिल है अभी वो लाया गया है, अभी पास नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव रखा गया है, अब इस पर क्या विचार होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट में उन्होंने सबमिट कर दिया है पर अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी है, तो ये भी आपको याद करना है और रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है। और आपको बता दें 1952, ठीक है, 1952 से अगर हम अभी की बात करेंगे तो केवल लगभग 12 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं, मतलब काफ़ी कम बिल पास हुए हैं इस टाइप के, जो इन्होंने एक टाइप का जो बिल सबमिट किया है। अब देखते हैं इस बिल का क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पीएम जो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 5 नदियों को इंटरलिंक करता है, घाघरा, सरयू, राप्ती और आपका बाणगंगा और रोहिणी। ये 5 रिवर्स हैं जिनको इंटरलिंक करके ये सरयू कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिसोर्स का हम यूज़ कर पाएँ उस रीजन में। आपको बता दें सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का। और यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि इस कैनाल के आने से लगभग 14 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड को इरिगेट कर पाओगे, पानी पहुंचा पाओगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और किसानों का डायरेक्ट यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग जो कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 9,800 करोड़ रुपए। और यहाँ पर एक आपको बता दें विच मोर देन 4600 करोड़ वाज प्रोविजन इन दी लास्ट 4 ईयर। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 4 सालों में केवल 4600 करोड़ रुपए ही सेंक्शन किया गया था, लगाया गया था। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में इसको 9800 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है, जो कि 1 से 2 साल में लगाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के आने से लगभग 29 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा, जो कि लगभग 6200 विलेज से बिलोंग करते हैं। ये भी यहाँ पर याद रखना है। अब क्या होगा कि जहाँ पर पानी की पहुँच नहीं थी वहाँ भी पानी पहुँच पाएगा और किसान अपने खेत को सिंचित कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन ले पाएगा। आपको बता दें कि ये जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, उस टाइम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी जी ने इस सरयू कैनाल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आउटले याद रखना है, कितना कॉस्ट लगाया गया है, कितने फार्मर को बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो व्हाट इज़ अ स्पंज सिटी इन वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे कि स्पंज सिटी क्या होती है वाटर मैनेजमेंट में और किसको स्पंज सिटी बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, ये भी बात करेंगे। तो स्पंज सिटी का मतलब होता है, देखो ये एक नया शहरी निर्माण मॉडल है, सबसे पहले याद रखना है। इसको चाइना के शोधकर्ताओं ने अपने द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और जो स्पंज सिटी है ये एक न्यू अर्बन कंस्ट्रक्शन मॉडल है जो फ्लड मैनेजमेंट और स्ट्रेंथनिंग इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम पे काम करता है। मतलब ड्रेनेज पे काम करेगा, जो फ्लड आएगा उसका मैनेजमेंट करता है, स्ट्रेटजी तैयार करता है और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। ये एक मॉडल है जिससे उस अर्बन एरिया को कोई भी दिक्कत ना आए, जब बारिश ज़्यादा होती है तब या बाढ़ आ जाए तब सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, उसी को हम स्पंज सिटी बोलते हैं, जो बनने वाला है चेन्नई। तो चेन्नई भारत का यहाँ पर स्पंज सिटी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज़ की हैं और एक ट्रांसफर करने की कोशिश की है स्पंज सिटी में अर्बन फ्लडिंग को। तो जो फ्लड आता था बार बार वो अब नहीं आएगा अगर चेन्नई स्पंज सिटी कंफर्म बन जाता है, क्योंकि इन्होंने सारे यहाँ पर
जो प्रयास हैं वो कर लिए हैं, सारे मैनेजमेंट यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और उनका यहाँ बोल सकते हो कि ये दृढ़ विश्वास है कि अब फ्लड की दिक्कत चेन्नई में नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो रिचार्ज शाफ्ट बनाई जाएंगी उनको भी 80 से 90 फीट तक खोदा जाएगा, डगअप किया जाएगा, ताकि वाटर टेबल को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाया जा सके। और आपको बता दें कि यहाँ पर होता क्या है कि जितना भी सरप्लस वाटर है, ठीक है, जब इंटेंस रेन आती है तो उस टाइम पर उस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, उसको ट्रीट कर पाएँ और यहाँ पर सिटी को भी सप्लाई कर पाएँ अगर उसकी नीड है तो। कहने का मतलब है कि रेन वाटर को अच्छे से मैनेज कर पाना, उसका मैनेजमेंट ही स्पंज सिटी का मॉडल कहलाता है। ये एक मॉडल सिटी कहलाता है जो वाटर से रिलेटेड, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, फ्लड मैनेजमेंट हो या कंस्ट्रक्शन का हो, सबको बेस्ट बनाता है, जो कि चाइना के रिसर्चर्स ने प्रस्तावित किया था, जिसको भारत अपना रहा है। और चेन्नई यहाँ पर स्पंज सिटी में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे तो MEITY ऑर्गेनाइज डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री ने डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च किया है, ठीक है, सेलिब्रेट किया है एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का डिजिटल महोत्सव। आपको यहाँ पर बता दें कि ये 10 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इस डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान जो जर्नी है, जो राइज है डिजिटल पेमेंट का इंडिया में, उसको भी सेलिब्रेट किया गया। पहले पेमेंट कैसे होते थे? पहले वस्तु का एक से दूसरे को देना, उस दूसरे से खुद को लेना, ठीक है, आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद मुद्रा चली कि मुद्रा देने से आपको वस्तु मिलती थी, है ना। उसके बाद यहाँ पर नोट चल गए, नोट देने से आपको सामान मिलता है। अभी यहाँ पर और भी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि आपको नोट भी नहीं देना, अब डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र चल रहा है, आपको डिजिटली उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो आपको वस्तु दे देगा। तो इसी तरीके से ये जो चेंज आ रहे हैं, चाहे हमारे ट्रेडिशन के जो चेंज थे या आज करंट में मॉडर्न चेंज हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चाएँ की गई। और यहाँ पर ये जो उत्सव है वो सबको, मतलब गवर्नमेंट को, फिनटेक कंपनीज को, बैंकिंग सेक्टर को, स्टार्टअप सेक्टर को एक साथ लेकर आने का काम किया है इस डिजिटल पेमेंट उत्सव ने, जो कि 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। और आपको बता दें कि इस इवेंट के दौरान जितने भी टॉप बैंक हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, उनको अवार्ड दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 2019-20 और 2020-21 के जो अचीवमेंट थे फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने किए उनको दिए गए, ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो किया गया था इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। और आज का लास्ट करंट अफेयर, उसके बाद बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, RBI इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन नागर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर नागर या फिर नगर बोल सकते हैं। तो जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। अब देखते हैं ये क्यों लगाए गए हैं और कितने रुपीस तक के लगाए गए। The RBI has imposed restriction on Nagar Urban Cooperative Bank Limited, Ahmednagar, Maharashtra, including restriction on withdrawal of up to 10,000 for customer। तो कस्टमर जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा रुपया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल। और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन और भी लगाएंगे उस बैंक पे, जैसे वो किसी भी लोन को अप्रूवल नहीं दे पाएंगे, कोई लोन ग्रांट नहीं कर पाएंगे, कोई एडवांस ग्रांट नहीं कर पाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अभी कोई लायबिलिटी नहीं खरीद सकते हैं, पेमेंट डिस्पर्स नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी के लिए RBI ने रोक दी हैं नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। और उन्होंने यहाँ पर किसके तहत यहाँ पे ये लगाया गया है रेस्ट्रिक्शन, तो ये लगाया गया है आपका सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, उसका जो सेक्शन 56 है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। तो 6 मंथ के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होता है कि कभी कभी बैंक जो है
वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझता है और उसे समझ नहीं आता है कि उस टाइम पे क्या किया जाए। और जो आरबीआई है उसका उद्देश्य रहता है कि कोई भी बैंक डूबे ना, उसको मैनेज करना। अगर वो ख़राब कंडीशन में है तो उसकी कंडीशन को सुधारना। तो यहाँ पर और जो चीज़ें हैं बैंक की वो चलती रहेंगी, लेकिन जो भी काम है वो आरबीआई के थ्रू अब होगा। मतलब है कि हर चीज़ उनको आरबीआई के थ्रू करनी पड़ेगी, जो आरबीआई बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सारे मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। जब तक उस बैंक की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक। जब कंडीशन ठीक हो जाएगी तो आरबीआई जो है वो रेस्ट्रिक्शन हटा देगा और दोबारा से बैंक जैसे काम कर रही है वैसे काम करना चालू हो जाएगा। तो एक तरह से मदर बैंक की तरह काम करती है आरबीआई, कि उनके जो भी छोटे बैंक हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो पूरा सपोर्ट देती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है ताकि और प्रॉब्लम ना आए। और रेस्ट्रिक्शन लगाने का कारण भी यही है कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए और जल्दी से बैंक रिकवर करे उस प्रॉब्लम से और दोबारा से वो लोगों की सर्विस में लग जाए। तब तक के लिए यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा दिए गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, वो है अहमदनगर महाराष्ट्र में। इसके जो सीईओ है वो है मिस्टर वी रोकड़े और इसका जो स्लोगन है वो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो है वन फैमिली वन बैंक। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो वन फैमिली। बता दें, एग्री मंत्रा ने जो भी लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मेंस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि आईबीपीएस मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। और आपको बता दें यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे परचेज करने के बाद। तो यहाँ पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं ओनली एंड ओनली 399 रुपीज़ में, जिसके बाद प्राइस बढ़ भी सकता है। तो अभी लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और गुड न्यूज़ स्टूडेंट के लिए कि जो भी लोग एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और पिछले एक साल के जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक के जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ है उसमें, जो कि केवल 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल कराई जा रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप तो क्या करना है, जिनके पास हमारा एंड्रॉयड ऐप नहीं है वो ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पे आपको एग्री मंत्रा सर्च करना है, वहाँ पर हमारा ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट और ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 हैज़ बीन रिलीज। तो यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तो यहाँ पर रिलीज की है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि 2021 की जो स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स है वो रिलीज कर दी गई है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्पाइसेस प्रोडक्शन इन द कंट्री ग्रो फ्रॉम 67 लाख टन इन 2014-15 टू 107 लाख टन इन 2020-21। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो स्पाइसेस का प्रोडक्शन है वो हमारे भारत देश में ग्रो किया है, जो कि 2014-15 का जो प्रोडक्शन था वो था 67 लाख टन, जो कि बढ़ के 2020-21 में हो गया है 107 लाख टन, यहाँ पर बात की गई है। और जो हमारा प्रोडक्शन है उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है 2014-15 से 2020-21 के बीच में, जिसमें क्यूमन का 14.8% ग्रो हुआ है। गार्लिक का जो प्रोडक्शन रेट है वो ग्रोथ की है 14.7% के साथ, जिंजर है 7.5% के साथ, फेनल है 6.8% के साथ। तो ऐसे यहाँ पर जो मेन स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो एक्सपोर्ट होता है स्पाइसेस का वो कंट्रीब्यूट करता है 41% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। मतलब जितना भी
टोटल एक्सपोर्ट होता है इसकी जो अर्निंग आती है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से जितनी भी अर्निंग आती है उसका 41% स्पाइसेस से आता है, स्पाइस क्रॉप से आता है, ये भी आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें स्पाइस बोर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइस बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये कोच्चि केरला में है। और एक और आपको बात बता दें कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंजप्शन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है स्पाइसेस का, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर रहने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट अप्रूव एमएसपी फॉर कॉपरा फॉर 2022 सीजन। तो यहाँ पर 2022 सीजन के लिए कैबिनेट ने, ठीक है, कैबिनेट मतलब सीसीईए ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कोपरा के एमएसपी को बढ़ाने के लिए 2022 सीजन के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो ये 2022 सीजन की बात हो रही है जहाँ पर सीसीईए ने, जिसके चेयरमैन है पीएम श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूवल दिया है। अब जो एमएसपी है फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ फॉर मिलिंग कोपरा जो बढ़ा के कर दी गई है 10,590 रुपीज़ पर क्विंटल, जो हुआ करती थी 10,335 रुपीज़ पर क्विंटल 2021। तो 2021 में 10,335 थी, जो बढ़ा के 2022 में 10,590 प्रति क्विंटल कर दी गई है रुपीज़ में। आगे बात करेंगे तो जो बॉल कोपरा होता है उसका भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, 11,000 पर क्विंटल कर दिया गया है रुपीज़ में 2022 सीजन के लिए, जो कि 2021 में था 10,600 पर क्विंटल। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो डिसीजन है वो लिया जाता है ऑन दी रिकमेंडेशन, किसके बेस पे, रिकमेंडेशन ऑफ दी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये भी आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखना है कि एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशन भेजता है वो CACP भेजता है और डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप उसको CCA भी बोल सकते हो। और आपको बता दें गन्ने के लिए एमएसपी नहीं FRP जाता है और प्रेजेंट FRP जो है वो है 290 रुपीज़ पर क्विंटल, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन जाता है। आगे बात करेंगे तो व्हाट्सएप अनाउंसेस डिजिटल पेमेंट उत्सव इन इंडिया। तो भारत में व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव। इंडिया के 500 विलेजेस में इस उत्सव को सेलिब्रेट किया गया है, 500 विलेजेस में। और इनका उद्देश्य है कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके बीच में, ताकि व्हाट्सएप का जो पेमेंट मोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाए और व्हाट्सएप को भी प्रॉफिट हो, इसीलिए ये प्रमोट कर रहा है इस टाइम पे। और आपको बता दें कि जो विलेजर्स हैं उनको ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी विलेज में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, इसीलिए वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल कराया गया उसका ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में उपयोग हो। और आपको बता दें कि ये 500 विलेजेस में किया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ये विलेजेस हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट है वो व्हाट्सएप के द्वारा किया जाए, जिससे बोल सकते हो कि जो क्रेडिबिलिटी है वो व्हाट्सएप की और बढ़ जाएगी अगर पेमेंट मोड उनका अगर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे तो PM एड्रेस्ड नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग। तो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पर एक नेशनल समिट किया गया है, जिसको एड्रेस किया है हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। दिसंबर 16 को ये किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग कब एड्रेस किया गया, तो 16 दिसंबर को किया गया। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सेड दैट दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्री इवेंट विवरांत गुजरात समिट हेल्ड इन आनंद गुजरात। ठीक है, उसी के जैसा था। और यहाँ पर बात करेंगे तो इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 5,000 फार्मर्स आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जो एग्रीकल्चर में इनकम को इंक्रीज़ करेंगे फार्मर की, और जो पिछले 6 सालों से कंटिन्यू जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। यही यहाँ पर इस उद्देश्य के लिए ही ये नेशनल समिट एग्रो और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो आइकॉनिक वीक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ये भी यहाँ पर एक सेलिब्रेट किया गया है, जो कि आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया फिशरी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो चला 20 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर 2021 तक। मतलब 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट किया गया है।
और ये जितने भी इवेंट हुए थे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ड्यूरिंग द आइकॉनिक वीक अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं। तो भारत इस साल क्या बना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किए गए हैं जो कि एक आइकॉनिक वीक के रूप में आए हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है एनएफडीपी हैदराबाद में, उसने यहाँ पर फिश स्टेक होल्डर मीट भी यहाँ पर रखा और इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा जितने भी फिशर्स हैं, जितने भी मछली पालन करते हैं उनके साथ, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए और उस पर एक सटीक सॉल्यूशन पेश किया जाए। और आगे बता दें कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया फिशरीज़ के ऊपर स्कूल में और कॉलेज में, और उनको बताया गया कि फिशरी सेक्टर के क्या क्या फ़ायदे हैं और आने वाले टाइम में फिशरी सेक्टर का क्या ग्रोथ है और क्या चांसेस है आगे मार्केट में सर्वाइव करने के। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई वेबिनार में। आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2021-26, तो यहाँ पर PMKSY काफ़ी जानी मानी स्कीम है, उसको बढ़ा दिया गया है 2021 से लेकर 2026 तक के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट का अप्रूवल यहाँ पर मिला है ताकि इस योजना को और आगे बढ़ाया जा सके उसके लिए। तो जो PMKSY योजना है अब वो 2021 से लेकर 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है, जिसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है ₹93,068 करोड़ रुपये, 93,068 करोड़ रुपए यहाँ पर आउटले रखा गया है इस स्कीम के लिए। और आपको बता दें CCA ने यहाँ पर अप्रूवल दिया है सेंट्रल सपोर्ट ऑफ 37,452 करोड़ स्टेट के लिए और 20,434.56 करोड़ जो आपकी डेप्ट सर्विस है, जो पुराना बकाया है उसको फुलफिल करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेंट्रल का सपोर्ट आया है इरिगेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग PMKSY 2016 से 21 के बीच में जितने भी बोल सकते हो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट रहे और जितने भी बोल सकते हो डेप्थ था उसको चुकाने के लिए भी सरकार ने यहाँ पर बजट एलोकेट किया है। और यहाँ पर दो प्रोग्राम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस योजना के, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जिसको AIBP के नाम से जाना जाता है, और एक आपका हर खेत को पानी। ये दोनों जो है वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट हैं जिसको आगे बढ़ाया गया है 2021 से लेकर 2026 तक के लिए। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन जाता है। अब जल्दी से कमेंट करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, ये भी आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। आगे बात करेंगे तो सेपरेट डायरेक्टरेट सून टू रेज फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक सेपरेट डायरेक्टरेट बनाई जाएगी, उसका निर्माण किया जाएगा। ये बात कही है मैसूरू कर्नाटका के हमारे जो CM हैं वसवराज बोम्मई ने, ठीक है। तो वसवराज बोम्मई जो कि प्रेजेंट CM हैं कर्नाटका के, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि फार्मर्स के लिए बहुत जल्दी एक सेपरेट डायरेक्टरेट का निर्माण किया जाएगा ताकि फार्मर की आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहीं वर्ल्ड फार्मर डे के दौरान भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली और ये कहा कि फार्मर की अगर इनकम बूस्ट करनी है तो उसके लिए एक अलग से एक ऐसा डायरेक्टरेट बनाया जाए जो कि केवल और केवल फार्मर्स के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, जिस पर जोर दिया गया है और उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। ये यहाँ पर बात कही है वहाँ के CM वसवराज बोम्मई ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फ्रूटफुल रह सकता है फार्मर के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 यहाँ पर अवार्ड घोषित किया गया है, जो दिया गया है इंडिया के वायरल सुधीर वाई देसाई जी को, जो कि भारत के अकेले इकलौते ऐसे बोल सकते हैं उनको ऑनर किया गया है, भारत के इकलौते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये यहाँ पर बात की गई है, जो कि सूरत में रहते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ग्रीन मैन और ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, जिनको ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया है। टोटल यहाँ पे 11 कंट्रीज से 28 पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो वायरल देसाई हैं वो अकेले भारतीय हैं जिनको ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवार्ड दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड कब दिया गया, 2021 को किसको दिया गया, तो ये इंडिया के वायरल सुधीर वाई देसाई जी को दिया गया। ये भी काफ़ी ज़रूरी है जानना। अब बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, जो कि गुजरात ने टॉप किया है इस रैंकिंग में, और उसके साथ सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे गोवा।
तो यहाँ पर बात करेंगे तो गुजरात हैज़ कम आउट एट द टॉप ऑफ द कंपोजिट रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2021। तो यहाँ पर 2021 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसको लॉन्च किया यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, गोवा थर्ड नंबर पे है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है 8.9% की। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ग्रुप ए में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा, ग्रुप बी में यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल स्टेट की बात करेंगे तो मिजोरम टॉप पर रहा है, और यूटीज़ में दादरा एंड नागर हवेली यहाँ पे टॉप पर रही है। और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, और जो कंपोजिट रैंक बनती है वो गुजरात पहले नंबर पे है, और ग्रुप बी में मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे जो हिल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें हिमाचल प्रदेश है, और यूटीज़ में यहाँ पे दिल्ली ने टॉप किया है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे गोवा। ये 3 स्टेट आपको याद रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और एग्रीकल्चर का अगर कोई पूछे तो स्मॉल स्टेट में आंध्र प्रदेश, लार्ज स्टेट में मध्य प्रदेश, और एनी हिल स्टेट में मिजोरम, और यूटीज़ में डी एंड एन हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रैब टॉप स्पॉट इन डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट करने के मामले में 2020 और 2021 के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप पोजीशन हासिल की है। सबसे ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू हुए हैं। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर जो जीती है वो जीती है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा घोषित किया गया है, और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान ही ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की गई कि बैंक ऑफ बड़ौदा को पहली पोजीशन दी जाती है इन डिजिटल पेमेंट या फिर ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन के बेस पर। यहाँ पर भारत जो है वो 75 एनिवर्सरी मना रहा है अपने भारत इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, और डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान ही ये अनाउंसमेंट किया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को टॉप पोजीशन पर रखा गया है इन ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर हम बोल सकते हो डिजिटल पेमेंट के, अगर हम नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट की बात करेंगे तो। और आज का लास्ट करंट अफेयर, उसके बाद बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। IndusInd Bank and NPCI tie up to offer cross border payment through UPI। IndusInd बैंक जो है, IndusInd बैंक भारत की पहली ऐसी बैंक बन गई है जिसने NPCI के साथ टाई अप किया है, जो UPI के थ्रू अदर देशों से आप पैसा अपना मंगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है भारतवासियों के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो IndusInd बैंक ने जो इनके जो पार्टनर हैं, इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और वो चाहते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हैं उनको अब जल्दी से जल्दी UPI के थ्रू कंप्लीट किया जाए, और विदेशों से जो पैसा है वो UPI के थ्रू हम लोग मंगा सकते हैं मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर पार्टनर के थ्रू। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गो लाइव ऑन UPI फॉर ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो पहली ऐसी बैंक है जो लाइव जा रही है UPI के थ्रू पेमेंट, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। अदर देश जो भी हैं, बाहर के जो कंट्री हैं, वो भारत में पेमेंट कर पाएंगे, या भारत के जो लोग हैं वो भारत में पेमेंट ले पाएंगे UPI के थ्रू बाहर की कंट्री से।